आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक का बात करेंगे जो यूपीएससी के प्रीलिम्स या फिर कभी 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 मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये टॉपिक आप अगर लास्ट तक देखोगे तो एक एक इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम लोग ये देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ में होती है या फिर बेसिक। तो ये टॉपिक पे आपका जो पकड़ होगा वो कहीं ना कहीं आपके जो साथी या फिर कोई फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे बेहतर स्थिति में आप अपने आप को पाओगे। और ये जो टॉपिक है, ये देखिए कई क्वेश्चंस जो हैं वो रैंडमली कहीं न कहीं पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। हाँ, कोई-कोई क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ के पूछे जाते हैं। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज के किसी टॉपिक पे मान लेते हैं कि एलडीसी पे कोई क्वेश्चन आए, तो एलडीसी का जुड़ाव जो होगा उस पेरिस सम्मेलन से भी होगा, ठीक है? तो आपको ऑप्शंस में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का ज़िक्र मिलेगा जो कि कहीं न कहीं उस क्वेश्चन से अप्रत्यक्ष रूप में इनडायरेक्ट फॉर्म में जुड़े हुए रहेंगे। तो today I will discuss about some environment organization from basic to current which is in news. Okay, so आज हम लोग करने वाले हैं ये पूरे एक टू जेड इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशंस ये पढ़े कैसे? सिंपल हम लोग समझते हैं कि ये पढ़े कैसे। देखिए, हम लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन को अगर ये बांटा जाए इसमें, तो दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, ठीक है? एक तो है जो क्लाइमेट रिलेटेड है और एक बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि हम लोग देखते हैं कि कितने जो हमारे कंट्री, हमारे जो जियोग्राफिकल जोन्स हैं उनमें प्लांट या स्पीसीज का फैलाव कितना है, विविध कितना है, ठीक है? इसी में हम लोग देखते हैं कि जैसे वायु अक्युमुलेशन के लिए, जैव संचयन के लिए पारे के ऊपर कन्वेंशन, कुछ केमिकल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर एक कन्वेंशन हो गया, और हम लोग देखते हैं ओजोन लेयर के ऊपर कन्वेंशन हो गया, और डिफरेंट्स जो गैसेस होती हैं क्लाइमेट के रिलेटेड, ग्रीन हाउस गैसेस, इनके ऊपर कन्वेंशन हो गया। फिर हम लोग बायो बायोडाइवर्स जो बायोडाइवर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, वेटलैंड के ऊपर कन्वेंशन हो गया। फिर सैंड मतलब डिजर्टिफिकेशन के ऊपर कन्वेंशन हो गया। तो ये पढ़ेंगे। ऐसे आप लोग क्लाइमेट चेंज का ये टॉपिक मैं अलग से भी पढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे उसका कोई जिक्र करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। क्लाइमेट चेंज कैसे, देखिए, एक मतलब यहाँ पे आपकी समझ के लिए कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे अगर क्लाइमेट चेंज देखते हैं तो क्लाइमेट चेंज किससे होता है पहले, कैसे, और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है। देखिए कैसे, सिंपल है। हम लोग देखते हैं, एक तो हम लोग ह्यूमन रिलेटेड जो एक्टिविटी है, जैसे एग्रीकल्चर की फील्ड में, तो यहाँ पे कैटल्स का जो कौ का डंक होता है उससे मीथेन का इमिशन का बात हो, या फिर हम लोग का धान के जो काटते समय उससे ये मीथेन का इमिशन हो। फिर हम लोग देखते हैं ये जो बर्न किए जाते हैं धान या फिर गेहूं के जो अवशेष होते हैं उनसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो, ये। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ये तो हो गया। फिर वेटलैंड से मीथेन का इमिशन देखते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं क्या, कि जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पीएफसी, सी पी SF6, ये सब का यहाँ से इमिशन हम लोग देख पाते हैं, ठीक है? ये बेसिक बेसिक तो इन्हीं पे कैसे नियंत्रित किए जाए, तो विभिन्न कंट्री के द्वारा जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस को स्थापित किया गया। जब ये दुनिया में तनाव बढ़ने लगी कि कैसे इन गैसों को नियंत्रित किया जाए और क्लाइमेट चेंज को कैसे हम लोग एक स्तर के नीचे रखें। हम लोग देखते हैं कि जैसे इसका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, तो बेसिक चीज़ है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं अपने सी लेवल पे। सी लेवल जब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जब ये एक सर्टेन टेम्परेचर से जब टेम्परेचर हाई होगी तो क्या होगा, यहाँ पे ग्लेशियर्स पिघलेंगे और वो क्या करेंगे, सी लेवल को इंक्रीज करेंगे। सी लेवल्स की इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो नेचुरल फिनोमेना जैसे टाइफून, साइक्लोन से सब तो दिखते ही हैं, साथ में जो कोस्टल एरियाज में, यानी कि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं बसे हुए, जैसे मालदीव, सेशेल्स, ये सब कंट्री के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि वो जो है कंट्री, आइलैंड नेशन, वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डूबने लगती है। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों रूपों से इन पे पड़ता है। फिर हम लोग किस पे, तो फूड सिक्योरिटी का अगर आज एक हॉट टॉपिक है तो वो किस चलते, क्यों, क्रॉप पैटर्न चेंज होने
के पीछे इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। और क्रॉप पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, तो ये हम लोग देखते हैं कि वर्ष रेन जो पैटर्न है वो चेंज हो रही है। कैसे? वेदर पैटर्न चेंज होने से, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़, हालांकि देखिए ये सब अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट किन क्षेत्रों में पड़ता है, आपको मैंने पहले भी बताया, पहले के भी वीडियो में, नैनोटेक की जो वीडियो थी उसमें आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से चलना होगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसी पे पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ों को हम लोग क्या एक मतलब नैरो विजन में नहीं देख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़े से ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं कि कैसे इस पे नहीं कैसे पड़ सकता है। हाँ, अगर बाय द वे अगर वो कहा जाए कि यूक्रेन के वॉर पे इसका असर नहीं पड़ेगा, टिल हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पे नहीं पड़ के बाकी जो ऑप्शन है उस पर पड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कन्वेंशन। और ये मैं पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ाने वाला हूँ, नॉर्मल हम लोग बात करेंगे, बेसिक बेसिक जो जानकारी है इनसे इकट्ठा करेंगे। फिर मैं PT 365 का जो मॉड्यूल है साथ में यहाँ पे बेसिक से एडवांस अगर मैंने बात की है तो उसको भी यहाँ पे करवाना होगा। तो देखते हैं रामसर कन्वेंशन फर्स्ट क्या है। हम लोग के सामने क्या है, रामसर कन्वेंशन। देखिए रामसर कन्वेंशन किस किस पे आधारित है, तो ये आधारित है वेटलैंड पे। किस पे आधारित है, वेटलैंड पे। एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो गवर्नमेंटल ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे से मिलते हैं, और ये कहीं ना कहीं हम लोग जो वेटलैंड्स होते हैं उनके कंजर्वेशन संरक्षण का बात करता है, वेटलैंड्स के रेगुलेशन का बात करता है, और वेटलैंड्स की सूचियाँ को जारी करता है। इसका जो आप एक चीज़ टाइमिंग के रिलेटेड मैं बता देता हूँ, हालांकि ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। देखिए जो ये होती है, ये अपना रामसर कन्वेंशन, फर्स्ट मैं शॉर्ट वाइज लिखूँगा क्योंकि मेरे पास मोबाइल है, ऐसा कोई बड़ा टैब नहीं है, इसी चलते यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे ही। आर फॉर रामसर कन्वेंशन। ये इसका हर एक 3 साल में होता है कॉन्फ्रेंस। कितने साल में? 3 साल में। जो हमारा UNFCCC का है वो पर ईयर होता है, ठीक है, उसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। देखिए COP आपको बहुत जगह मिलेंगे, ये COP ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, वो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस की पार्टियों का सम्मेलन है, तो उसी को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चाहे वो रामसर हो, चाहे वो मॉन्ट्रियल हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हो, या चाहे वो डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड हो। तो आप ये मत सोचिएगा कि COP स्पेशली फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, नो। यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि जो CBD होता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका जो हर एक 2 ईयर पे होता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हर एक 4 ईयर पे होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का हर एक 4 ईयर पे होता है, रामसर कन्वेंशन का हर एक 3 ईयर पे होता है। क्लियर है ये चीज़? लास्ट जो हुआ था रामसर कन्वेंशन वो COP जो 14 था 2022 में चीन के वुहान में आयोजित किया गया था ये चीज़ें। और देखिए एक चीज़ जो हम लोग देखते हैं आने मतलब 2025 में इसका नेक्स्ट इसी ईयर होने वाली है। इसके जो सहयोग करने वाले कुछ संगठन हैं ये आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकती हैं ये, मतलब ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी संगठन जो है इससे जुड़ी हुई है रामसर कन्वेंशन से। ए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, बी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, सी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, डी वेटलैंड इंटरनेशनल, सी ई WWF मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और यहाँ पे एफ वर्ल्ड जो वर्ल्ड फाइल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ठीक है। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, 6 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। हर एक साल ये याद नहीं रखना है कि 2 फरवरी को ऐसे मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, नो, दिस इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू। ऑल्थो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक होता है मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड। क्या? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये क्या होता है? ऐसा वेटलैंड्स का रजिस्टर ये करता है जिसमें क्या हुआ है, जहाँ पे जिस वेटलैंड्स में पॉल्यूशंस या फिर अदर ह्यूमन एक्टिविटी से उसके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे उस वेटलैंड के वो चेंज हो चुके हैं। पहले जैसे एक एग्जांपल, ऐसे भारत के दो मतलब कि यहाँ पे भारत का दो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल था। एक तो था केवलादेव नेशनल पार्क, कहाँ पे होगा आप समझ सकते हो, राजस्थान। फिर एक था लोकटक झील, ठीक है, मणिपुर। ये जो थी दो, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल थे। इन पे जो है ह्यूमन इम्पैक्ट पड़ा, और ये कहीं ना कहीं अपने जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थे
वो ये अच्छे वाटर, फिर हम लोग क्या देखने लगे, पॉल्यूटेड वाटर वहाँ पे देखने लगे, जिससे कि इनको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया। और रिकॉर्ड में शामिल करने का मतलब क्या है कि अब से वो वेटलैंड्स पे ध्यान देना, उस वेटलैंड्स को अपने बेसिक फॉर्म में दोबारा लाने का प्रयास करना। देखिए रामसर कन्वेंशन के थ्रू हम लोग अगर वेटलैंड्स के बारे में जानते हैं, उसके संरक्षण के बारे में, तो कुछ डाटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे वेटलैंड्स जो सबसे ज़्यादा किसी देश में है, नंबर ऑफ वेटलैंड्स, नंबर ऑफ वेटलैंड्स अगर किसी देश में है तो वो है यूके। और अगर वेटलैंड्स के क्षेत्रफल का बात किया जाए, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश में ऑक्युपाई किए हुए है, तो वो है अपना बोलीविया। ठीक है, क्या है, बोलीविया। यहाँ पे एक चीज़, दो चीज़ों को याद रखिएगा। देखिए मैं जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, उसे बस आप सुन लीजिएगा एक बार, जो यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन ये सब आपको मतलब पता रहने चाहिए। नेक्स्ट कन्वेंशन पे हम लोग आते हैं, ये IUCN आप लोग भी जानते होंगे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या करता है भाई, हम लोग जितने भी देखते हैं इंडेमिक्स स्पीसीज, चाहे वो किस जगह, वो अपने जो लोकल प्लेस थी वहाँ से क्या एक्सटेंट हो चुकी है, या फिर एक्सटेंट इन वाइल्ड है, या फिर वो इंडेंजर्ड है, या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, फिर या फिर वो वल्नरेबल है, या फिर उसका कोई डाटा सफिशिएंसी नहीं है, अभी तक डाटा डिफिशियंट है वो, ये सब चीज़ों को प्रिपेयर कौन करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। इसका जो ये मुख्यालय है, सेक्रेटरीट, वो है ग्लैंड में। ठीक है, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। क्या करता है, जितने भी संरक्षण, वो संसाधनों से संबंधित हो, संसाधनों, रिसोर्सेस का सतत उपयोग, ठीक है, और रिसोर्सेस का संरक्षण, ये इससे संबंधित है। ठीक है, डाटा का एकत्रण करता है वो, उसका एनालिसिस, रिसर्च, ये करते रहता है IUCN। और बाकी तो आप अगर बेसिक पढ़े होंगे तो साथ, जैसे रेड लिस्ट जारी करती है, तो ये तो पता ही होगा आपको। हाँ, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में एक संस्थान जो कि रेड लिस्ट जारी करने में हेल्प करती है IUCN की, आप बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ड ब्रेकडाउन, UNEP। तो वर्ड ब्रेकडाउन अगर करेंगे तो UN का एक स्पेसिफिक बॉडी है, सॉरी स्पेसिफिक बॉडी नहीं है, सॉरी, ये एक उसका ऑर्गन है, ओके। और वो किसके रिलेटेड है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्वायरमेंट के रिलेटेड है, सिंपल, इसमें तो कोई ये नहीं होना चाहिए। तो ये 1972 में जब फर्स्ट बार मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा हुआ था, तो UNEP उस टाइम एग्जिस्टेंस में आई। मुख्यालय यहाँ पे केन्या में, प्लेस है नैरोबी, ठीक है, उसकी राजधानी वहाँ पे है। क्या करती है, तो हानिकारक जितने भी रसायनों का, बेसिक जो केमिकल्स होते हैं उनका, सीमा पार वायु प्रदूषण, चाहे फिर सीमा पार जल प्रदूषण, ये सबसे रिलेटेड, पॉल्यूटेंट के रिलेटेड जितने भी इश्यू होते हैं उन पे भी वर्क करती है। ठीक है, UN की बॉडी है, याद रखिएगा। और एक चीज़ यहाँ पे, UNEP और एक इसका इनिशिएटिव है जो कि IPCC के द्वारा जानते हैं। अच्छा IPCC क्या है, समझते हैं एक चीज़। देखिए ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं दिए गए हैं, लेकिन आप लोग के लिए, मतलब मैंने इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन से फिर आप मतलब ज़्यादा टाइम टेकिंग ये होती, इसीलिए चलते मैं इसको शॉर्टकट में खुद से बता देता हूँ। जैसे IPCC हम लोग मतलब जारी किया जाता है किसके रिलेटेड, तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्या करती है, वो उसका जो वर्किंग ग्रुप है वो जारी करते हैं कि अभी तक कंडीशन, ये अभी तक क्या कंडीशन है, हर एक 6 ईयर पे जारी होती है। ठीक है, 6 to 7 ईयर ऐसे ही। और वो करेंट सिनारियो बताती है गैसेस का, कि इंक्रीजिंग लेवल, डिक्रीजिंग लेवल, टेम्परेचर कितना है। जैसे कि अभी अगर हम लोग प्री इंडस्ट्रियल एरा से मान लेते हैं, और मेरे ख्याल से अगर मैं सही नहीं हूँ तो मतलब 1.1 डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग ने यहाँ पे इंक्रीज देखी है, तो आपको बेसिक हम लोग जानते हैं कि पेरिस जो ये एग्रीमेंट थी उसके द्वारा क्या कहा गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस मतलब मैक्सिमम उसके अंदर सीमित रखना है, लेकिन टारगेट तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक प्रयास करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रुक जाए। ठीक है, ऐसे ही जो IPCC है, ये क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग चीज़ों को जारी करते रहती है। किसके द्वारा ये साझा किया जाता है, दो ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP, ये दोनों जो है IPCC की स्थापना में एक अहम रोल निभाए थे।
फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक है वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ड ब्रेकडाउन अगेन, वाइल्ड, देखिए वाइड फंड किसके लिए, नेचर के लिए, नेचर के लिए फंड, कौन नेचर के लिए फंड, यहाँ पे का बात कौन करेगा, तो WWF, 100 से अधिक देशों के द्वारा ये काम किया जा रहा है, और विभिन्न जो फंड्स का रेगुलेशन हो गया इसके द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान में मतलब कि कई क्षेत्रों में, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, मरीन सिस्टम हो गई, फिर फ्रेश वाटर हो गया, वाइल्ड लाइफ पे हो गई, फूड पे हो गई, और यहाँ पे क्लाइमेट के रिगार्डिंग जितने भी फंड इकट्ठे करने हैं वो WWF देखती है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये सब जितने भी हम लोग देख रहे हैं ये रामसर से रिलेटेड जो उसके जो हेल्प करने वाली बॉडीज थी वो सब भी देख रहे हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल देख सकते हैं यहाँ पे, अगेन वर्ड ब्रेकडाउन, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये उसमें से एक है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। क्या करती हैं, वर्ड्स की कंजर्वेशन की बात करते हैं, और विभिन्न देशों में उसका समय टाइम टू टाइम उसका करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, फिर उससे उसका जैव विविध क्षेत्रों पे क्या प्रभाव पड़ा है, कहीं ये पक्षियों की संख्या पे उसका क्या प्रभाव पड़ा है, क्या धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो रहा है, सिमट रहा है क्या, तो ये चीज़ों को देखने का ये काम करती है। और इसका मुख्यालय याद रखिएगा कैम्ब्रिज में है, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। और ये एक रामसर कन्वेंशन जो पहले ही मतलब हम लोग ने बात की है कि रामसर कन्वेंशन का क्या है, भागीदार संगठन है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय। देखिए कंजर्वेशन इंटरनेशनल क्या करती है, ये जितने भी हॉटस्पॉट हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनके रिगार्डिंग सूचियों को जारी करना, और हम लोग जितने भी जैसे लोगों को के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो न्यू इनिशिएटिव्स हैं उन पे वर्क करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी की को का एक्सपेंशन का बात करना कि कैसे धीरे धीरे उसका स्तर उच्च हो। देखिए सबसे बड़ी बात NGO है, और इस ये जो है क्या जारी करता है, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये जारी करता है। देखिए भारत का अगर बात किया जाए तो भारत में कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। 4 कौन कौन है, एक तो हमारे हिमालयन हॉटस्पॉट हो गया, सेकेंड अपने इंडो बर्मीज, थर्ड सूडालैंड, इसको मलयान भी कहते हैं, और फोर्थ वेस्टर्न घाट। हिमालयन आप समझ सकते हैं जितने भी हिमालय से रिलेटेड जो ये स्टेट्स हैं, फिर कुछ जैसे पाकिस्तान, कुछ इंटरनेशनल जो बॉर्डर शेयर करते हैं जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, साउथ चाइना का कुछ भाग जो कि तिब्बत से सटा हुआ है, ये हिमालयन के अंदर में। इंडो बर्मीज कैसा सुन के नाम लग रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न जो इलाके हैं और साथ में आसपास की कंट्री जैसे कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, फिर हम लोग क्या देखते हैं इधर मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब इसमें सम्मिलित हैं। सूडालैंड, निकोबार का कुछ पार्ट, फिर हम लोग क्या देखते हैं सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया का जो आइलैंड का पश्चिमी भाग है उसका कुछ पार्ट यहाँ पे। और वेस्टर्न घाट यहाँ पे मैं ये नहीं बताऊंगा कि हिमालयन मतलब वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वो बायोडाइवर्सिटी में हम लोग को पढ़ना होगा। ये नहीं बताऊंगा कि स्नैक्स यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज, निकोरसोसा यहाँ का एंडेमिक स्पीसीज है, ओकोसोसा फूल जो है ये हिमालय में पाया जाता है, ये मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला। कुछ एंडेमिक स्पीसीज ये यहाँ पे होते हैं वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट्स में जैसे श्रीलंका इंटरनेशनल अगर बॉर्डर देखा जाए तो श्रीलंका का जो जाफना का छोड़ के बाकी पूरे इलाके को ये सम्मिलित करती है। और इंडिया में तो पता ही है जो साउथ भारत का भाग है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, एक एक चीज अब ऐसे कुछ कन्वेंशन आएंगे जिन पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, सिंपल किसके लिए है, प्रीलिम्स में आपसे ये पूछ सकते हैं कि, हालांकि अब ये ट्रेडिशनल क्वेश्चंस पूछने बंद हो गए हैं, लेकिन जब ये चर्चे में रहते हैं किसी ट्रेड के रिलेटेड तो ये चर्चे में जब होते हैं तो इनसे क्वेश्चंस आना लाजमी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है भाई, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है उसके रिगार्डिंग कन्वेंशन है। ठीक है, और ये 2004 से प्रभाव में आया है। ठीक है, और जैसे परसिस्टेंट
ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या क्या हो सकता है, आप खुद जान सकते हैं। जैसे कि जो वायु अक्यूमुलेट करे, जैसे डीडीटी, फिर हम लोग देखते हैं पॉलीक्लोरिनेट बाइफिनाइल, और भी जितने भी ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं, जैसे कि डाइऑक्सिन, फोरॉन, ये सब भी इनमें सम्मिलित हैं। तो ये सब से संबंधित चीज़ों को नियंत्रण करना ये कौन करता है, रॉटरडैम कन्वेंशन। ठीक है, इसका जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है वो एक वित्तीय तंत्र है, फाइनेंशियल ये बॉडी है, किसके किसके लिए, मतलब इसको वो फाइनेंस करती है, कौन, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। और इसको ये किससे जुड़ी है, तो वर्ल्ड बैंक जो है इसका एक, वर्ल्ड बैंक जो है इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में। कुछ मिशन ब्लू कैसा लग रहा है, जैसे मिशन ब्लू, ब्लू ब्लू फॉर मरीन सिस्टम से रिगार्डिंग। ठीक है, मतलब ये जुड़े हुए हैं, तो मरीन सिस्टम पे वर्क करेंगे। विश्व भर में लिखे हुए हैं, विश्व भर में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों जो हॉट स्पॉट कहा जाता है उससे संबंधित मिशंस ये है। और ये क्या करती हैं, जैसे न्यू इनिशिएटिव्स जो ये मरीन से रिलेटेड होगा उस पर वो वर्क करती हैं। जैसे भारत में अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड नेशन है और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है, इस पे हम लोग देखते हैं कि IUCN और मिशन ब्लू के द्वारा होप स्पोर्ट के द्वारा होप स्पोर्ट के रूप में नामित किया गया था। किसको, याद रखिएगा, होप स्पोर्ट किसे कहते हैं, तो समुद्री संरक्षित क्षेत्र को। ठीक है, मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ये मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एक पढ़े जाने वाली अलग से भी टॉपिक है। यहाँ पे किसको किसको नामित किया गया था 2013 में, अंडमान निकोबार आइलैंड नेशन और लक्षद्वीप को। कब, 2013 में, किसके द्वारा, IUCN मिशन ब्लू। ठीक है, IUCN मिशन ब्लू, ये दो जो थी हॉटस्पॉट नामित की थी। साइट्स के बारे में, हाँ ऑफ कोर्स साइट्स का फुल फॉर्म कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। हाँ अगेन रीड, इंडेंजर्ड स्पीसीज, तो किनके लिए है ये कन्वेंशन, इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। और किस लिए, इंटरनेशनल, फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और कौन कौन इसमें क्या क्या सम्मिलित है, दो चीज़, फौना फ्लोरा, मीन्स कि ये जो हम लोग पादपों से रिलेटेड जो, ये ज़्यादा हिंदी हो गया, मतलब कि पौधों से रिलेटेड जो हम लोग चीज़ों को देखते हैं और जानवरों से रिलेटेड जो चीज़ों को देखते हैं, फौना एंड फ्लोरा, ये इनसे रिलेटेड है। और ये इनका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करेगी और क्या करेगी। नाम वर्ड ब्रेकडाउन सिंपल है। हाँ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, एक तो कि इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड। ये खतरे के आधार पे जो है ना, ये खतरे के आधार पे चाहे वो फ्लोरा हो गया या फिर फौना को 3 पार्ट में बांटता है। ठीक है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, याद रखिएगा। यहाँ पे देगा कि साइट्स जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के रिलेटेड 2 पारिशिष्ट को जारी करती हैं। ये गलत ऑप्शन है, 3 पारिशिष्ट को जारी करती हैं। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन है। तो एक है, देखिए, पारिशिष्ट 1, पारिशिष्ट 2, मतलब मीन्स एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, एनेक्चर 3। धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज होगा लेवल, किसका किसका होगा, तो वो खतरे का लेवल डिक्रीज होगा, मीन्स कि सेफ जोन इंक्रीज होगा, सेफ जोन इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो एनेक्चर 3 की जो होंगी फ्लोरा और फौना वो ज़्यादा अभी डाइवर्स हैं और सेफ हैं रादर देन एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 में हम लोग सबसे जो खतरे जिन पे अधिक खतरे हैं अभी, वो विलुप्त होने, एक्सटेंट होने का खतरा है, उनके रिलेटेड जो इंटरनेशनल ट्रेड है उन पे वो प्रतिबंध लगाता है। साइट्स का फर्स्ट लिस्ट क्लियर है, 3 लिस्ट है। खतरे का संकेत धीरे धीरे बढ़ता है, सॉरी धीरे धीरे घटता है, सेफनेस धीरे धीरे बढ़ती है। फर्स्ट तीनों में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड है, किससे, फर्स्ट ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होगा, सेकंड कम रिस्ट्रिक्ट होगा, वाई, क्योंकि खतरे का सूचक कम है। थर्ड, खतरे का सूचक और निम्न, तो हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कुछ मायनों में छोड़ के बाकी मायनों में यहाँ पे मतलब फ्री है, यहाँ इसमें कोई रुकावट वैसी नहीं है, नियंत्रण स्तर कम है। पारिशिष्ट वन जरूरी भी है, हम लोग बेसिक अगर कॉमन सेंस भी अगर लगाएंगे कि मान लेते हैं, देखिए एग्जांपल, ए स्पीसीज है, ठीक है, किसी देश की, और ये स्पीसीज जो है ये क्या हो रही है, धीरे धीरे एक्सटेंट लेवल पे चली जा रही है उस रास्ते पे। मतलब हर एक साल अगर मान लेते हैं कि इसका 20% जो पॉपुलेशन है इधर प्रीवियस 2-3 सालों में घटती जा रही है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि इस अगर हम इस पे कोई ऐसा अपना एक स्टांस नहीं ले पाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट फ्यू ईयर में क्या देखेंगे, इसका जनसंख्या धीरे धीरे उस जोन में
एक उस जोन की भी एक स्पेसिफिक जोन में लिमिट हो जाएगी, और फिर हम लोग क्या देखेंगे, ये एक्सटेंट हो जाएगा। तो ये एक्सटेंट होगा तो इसके जो बेनिफिट ड्रॉबैक यहाँ पे ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, बस ये समझिएगा एक्सटेंट होने से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी का लेवल निम्न होगा, फिर फूड सिक्वेंसिंग इस पे उनका प्रभाव पड़ेगा, और बहुत सारे मेडिसिनल अप्रोच हो गया, रिसर्च अप्रोच हो गया, फिर डेवलपमेंट ऑफ स्पीसीज के रिसर्च का, ये सब पे इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करके ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड पे ये बैन लेवल इसका बहुत ज़्यादा है, इस पर थोड़ा सा कम, कुछ जो सूचीबद्ध होगा उस पे होगा, बाकी और पे नियंत्रण इसका कम होगा। बॉन कन्वेंशन, बॉन एक्चुअल में है कहाँ ये, सिंपल जर्मनी में बॉन है, और ये जो बॉन है ये एक बॉन कन्वेंशन को ही हम लोग CMS के नाम से जानते हैं। मीन्स किसके लिए, CMS फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड, माइग्रेटरी स्पीसीज किसके लिए, माइग्रेटरी स्पीसीज है। जैसे मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक कंट्री की कोई स्पीसीज जो है वो इंडिया में आती है, ठीक है, और ये जो है इंडिया के इस मणिपुर जोन में लोकटक लेक में रुकती है कुछ दिनों के लिए, और क्योंकि वो एडेप्टेशन पीरियड उनका चलता है, तो जैसे वहाँ पे नहीं अडेप्ट किए, वहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कमने लगा, तो वहाँ से फिर एक सूटेबल टेम्परेचर में जाते हैं जो कि यहाँ पे मिल सकता है उनको, तो यहाँ रुकते हैं। यहाँ पे जब वैसा होता है तो वो किसी और जगह पे माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेटरी पीरियड इनका चलते रहता है। मान लेते हैं कि अभी ये फिलहाल मणिपुर में रुकी हुई है। अब मणिपुर के लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनको हो सकता है कि इनका शिकार वहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो मान अगर ये स्पीसीज इस जगह में इंडेमिक है और ये यहाँ आके ये चीज़ ऐसे हो गई, तो ये घटना क्या शो करती है कि जो स्पीसीज थी किसी जगह की किसी और जगह माइग्रेट करके गई और वो एक्सटिंक्ट हो गई। इसी से बचने के लिए जो देश होते हैं वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं एक दूसरे से, और कि हमारे ये माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पे जाए, तो आप संरक्षण का काम करिएगा, इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके पास हो सकते हैं संसाधनों का यूज करिए, और ये मतलब कोलैबोरेशन रहते हैं एक दूसरे। और इसी कोलैबोरेशन को अगर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में देखें तो वो CMS के फॉर्म में दिखती है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे दिखेगा, एनिमल्स के रिगार्डिंग ये है। मैंने वर्ड्स समझाए हो, लेजर फ्लोरिकॉन कोई भी हो आप, लेकिन हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के रिगार्डिंग ये देखते हैं। और यहाँ पे UNEP कार्यक्रम के तहत ये एक क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, ठीक है, UNEP के तहत है। पूछ सकता है कि क्या मतलब, ये ऑप्शन में बॉन कन्वेंशन जो है वो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के थ्रू एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, क्या सही है, नहीं, वो UNEP के तहत, ठीक है। यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जितने इन्फॉर्मेशन चाहिए थे वो तो पूरे हो चुके हैं, और यहाँ पे 3 रूपों में, जैसे लैंड, वाटर और पक्षी प्रवास जो बात की थी हमने, तीनों पे ये वर्क करती है, याद रखिएगा, लैंड, हाइड्रो एंड एयर, 3 चीज़ों को आप याद रखिएगा। ऐसे भी ये माइग्रेट करके अगर जाएंगे तो आपको तो 3 क्षेत्रों में बांटना ही पड़ेगा। एक इसके थ्रू, कोई मरीन सिस्टम के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है तो वहाँ से साथ में चले गए हैं, वहाँ बोट से हो सकता है, हाँ साथ में इन्वेसिव एलियन स्पीसीज भी आ सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो बेनिफिशियल हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए उनके ऊपर ये ट्रीटी है। ओके, और ये भी 2 एनेक्स्चर जारी करती है, याद रखिएगा दोस्तों, 2 एनेक्स्चर जारी करती है। ये फर्स्ट एनेक्स्चर में ये जो संकटग्रस्त प्रवासी प्रजाति है उनका बात करता है, मतलब जो इंडेंजर्ड ये माइग्रेटरी स्पीसीज है, पारिशिष्ट 1 में उसका बात करता है, मतलब जो भी इंडेंजर्ड है वो कॉलम, अगर इंडेंजर्ड वाली कॉलम में जितने भी प्रजाति हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो एनेक्स्चर 1 में रखे जाते हैं कि वहाँ पे उसको हाई प्रोटेक्शन मिले। सेकेंड, जिन्हें इंटरनेशनल मतलब ये कोलैबोरेशन की नीड हो, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक दूसरे के द्वारा नीड जरूरत हो, कि हाँ वहाँ पे वो इंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन वहाँ से वो हर एक साल आपके इस लेक में आती है, और वो वहाँ पे मतलब उनका जो भी पीरियड है वो वहाँ पे रुकती है और अपनी डिफरेंट एक्टिविटी वहाँ पे करती है। तो आप क्या करिएगा, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसको प्रे कर ले प्रेडेटर के फॉर्म में, नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन नाम, फिर अगेन ब्रेक डाउन। वेलिंग कमीशन किसके लिए, फॉर वेल, स्पेशली फॉर वेल।
देखिए इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वर्ड आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि हाँ ईजिली ये इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। पहला, कुछ कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आप मुख्यालय याद कर लीजिए, क्या वर्क करती हैं, क्या इनके द्वारा क्या कुछ जारी भी किया जाता है, स्पेशली हालिया चर्चा में ये क्यों रही है, कुछ इनिशिएटिव्स कोलैबोरेट करती हैं किसी कंट्री के साथ में क्या, क्या ये इनका जो वित्तीय तंत्र है क्या वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ जैसे संस्थानों से जुड़ा हुआ है, या फिर लॉस एंड डैमेज फंड से जुड़ा हुआ है, मतलब वो उसी से जुड़ा हुआ है, या फिर क्या किसी कॉप में इसका बात हुआ है, किस कॉप में है, इस सीओपी में इसका बात हुआ है। क्लियर है, इतना चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, सिंपल यूनेस्को के बारे में आप जानते होंगे, फॉर एजुकेशन यूएन बॉडी है, सिंपल आपको पता होगा। साइंटिफिक इसके बारे में क्या पढ़ना, कल्चरल, 3 क्षेत्रों में। अब देखिए जो धरोहर इंपॉर्टेंट है उनका संरक्षण का बात तो करेगा यूनेस्को, तो वो करता है किसके थ्रू, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के थ्रू। और ये जो है साइट्स जारी करता है, विश्व धरोहर स्थल जारी करता है हर एक देशों के लिए। भारत में जो डाटा था पिछला साल तक वो 42 यूनेस्को साइट था, और इसमें हम लोग देखते हैं कि मतलब ये 6-7 मंथ पहले की डाटा है, हालांकि अगर कोई न्यू डाटा आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा इसके साथ में। 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और बाकी उनमें से एक मिक्स्ड है। ठीक है, जो ये खंगचेंड-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बताइएगा आप कहाँ की है। ये एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनसीसीडी। देखिए सीसीडी व्हाट, एक यूएन कन्वेंशन है, कॉम्बैट टू कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन को सीमित करने के लिए बनी हुई। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग क्या देखते हैं मरुस्थली, जैसे ये मान लेते हैं एक जोन थी। ठीक है, यहाँ तक मरुस्थल फैले हुए थे 1950 में, धीरे धीरे 1960, 1970, 1990 और आज 2025 में क्या देखते हैं, इसका एक्सपेंशन इससे +10 किलोमीटर तक हो गया, एयर या फिर यहाँ पे से डिफॉरेस्टेशन होने के कारण। तो जो सैंड का एक्सपेंशन था इधर भी आ गया, और धीरे धीरे जो ये एक अच्छी ज़मीन थी वो अब बैरन लैंड में तब्दील हो चुकी है। यूएनसीसीडी इसी का संरक्षण का बात करता है, कौन से क्षेत्रों में, शुष्क, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में, ये सब क्षेत्रों में ज़्यादा संभावनाएं हैं डेजर्टिफिकेशन की, तो उन पे वो वर्क करता है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 1994 में, जैसे 1992 में रियो कन्वेंशन जब हुआ था और 1994 में एजेंडा 21 को अपनाया गया था, तो उसमें उसके साथ में हम लोग क्या देखते हैं, एक डेजर्टिफिकेशन जैसी संकल्पना वहाँ से आई थी। ठीक है, सचिवालय बॉन में स्थित है। अच्छा, बॉन हम लोग पीछे देखे थे एक और, किसके लिए, सीएमएस। ठीक है, माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। और बस ये इनफ है। UNFCCC, देखिए ये सब मैं स्पेशल UNFCCC क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जितने भी हैं कॉप, उसके रिगार्डिंग स्पेशल इन्फॉर्मेशन मैं किसी और वीडियो में हम लोग बात कर सकते हैं, बट अभी वो कंडीशन नहीं है, अभी सिंपल समझते चलते हैं। ठीक है, UNFCCC UN फ्रेमवर्क है क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, और ये क्या कर, ये पर ईयर इसका क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, किसके लिए, GHG का जो कंसंट्रेशन लेवल है उसको स्थिर करना, रेगुलेट करना, नियंत्रण करना, क्या कितना बढ़ा है, IPCC जो डाटा जारी की है उसके रिगार्डिंग जो चीज़ों को देखना है। तो UNFCCC जो है वो मेनली GHG पे फोकस्ड है। और COP होती है, पता है COP हर जगह पे होती है, मैंने क्लैरिटी भी दे दी है, तो आपको मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं, यू कैन नॉट कंफ्यूज इन COP और CBD। हम लोग पेरिस जैसे इसका जो COP होता है वो COP1, COP2 ये सब हम लोग तो जानते हैं। कुछ एक रिमार्केबल अगर हम लोग को पढ़ना होगा, ये पेरिस एग्रीमेंट है जिसको मैं कुछ देर बाद पढ़ाऊँगा, इसको अभी रहने देते हैं। ठीक है, वियना कन्वेंशन याद रखिएगा, वियना कन्वेंशन किसके लिए है, ओजोन के लिए। किसके लिए है, ओजोन के लिए है। ओजोन जो लेयर है वो डिप्लीट कर रहा है धीरे धीरे,
तो उससे उसको कौन सी सब्सटेंस है जो उसका डिप्लेशन में अपना योगदान निभा रही है, तो वो ओडीएस और सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन सब्सटेंसेस है, ये दो चीज़ों पे फोकस्ड है वियना कन्वेंशन 1985 में। ठीक है, बाध्यकारी कटौती बिल्कुल भी नहीं शामिल है। पूछ सकता है वियना कन्वेंशन एक बाध्यकारी लक्ष्य को निर्देशित करती है, नहीं, गलत है, बाध्यकारी लक्ष्य यहाँ पे निर्देशित नहीं करती है। यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जिक्र अगर आया है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगेन ओजोन परत को नष्ट करने वाले जितने भी हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसी का अपडेटेड वर्जन अगर देखेंगे 4 साल बाद 1989 में ओडीएस को ये क्या किया, पहला बार चरणबद्ध तरीके से ओडीएस को खत्म करने का बात किया गया। ठीक है, ओडीएस जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है उसके लिए वो क्या मतलब धीरे धीरे क्या कहा गया, सीएफसी ओडीएस सब्सटेंसेस जितने भी हैं उसको, जैसे एचएफसी है, सीएफसी है, उसका लेवल कमना चाहिए। ठीक है, अगर ओजोन लेयर को ओजोन लेयर को संरक्षित रखना है तो इसके लिए मीटिंग ऑफ पार्टीज होती है, तो ये हो गया एमओपी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए आप ऐसे याद रख सकते हो, एम फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एमपी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एमओपी उसका बैठक, एमपी एमओपी सिंपल है, इसका कुछ मतलब सीओपी नहीं, एमपी एमओपी आप कर सकते हैं सिंपल, इसमें उतना नहीं लेना है लोड। सीबीडी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात करेगी, और 1992 के जो अर्थ समिट है जिस जहाँ कहाँ पे, वेयर, रियो डी जेनेरो में हुई थी। देखिए ये जो है एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में देखने को मिलती है, जो हमारे कुछ गिने चुनिंदे बाध्यकारी समझौते हैं, उनमें से जो हमारा ये बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण के लेके जो सीबीडी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो एक बाध्यकारी समझौता है। मेन 3 मुद्दों पे फोकस्ड है। फर्स्ट, जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, सेकंड, देखिए हम अगर मेरा साउंड कुछ वल्गर या फिर मतलब कैजुअल यहाँ से जा रहा होगा तो आप समझ रखिएगा कि ये इक्विपमेंट यूज मैं नहीं सही कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस वो नहीं है जैसे टैबलेट्स, तो जितने भी हैं आप मैनेज करिएगा इस चीज़ों को, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ उधर से। लेकिन देखते हैं फोकस्ड अगेन, जैविक विविधता का संरक्षण का बात और उसका सतत उपयोग। ठीक है, जो सतत उपयोग सस्टेनेबल यूज का बात करता है, उसका कंजर्वेशन का यूज का बात, और लाभों से जो उचित लाभों से जो डिस्ट्रीब्यूशन तक सफ़र है वो भी बात करता है। फर्स्ट संरक्षण का बात, सेकेंड उसका उपयोग, और ये उपयोग क्या होना चाहिए, इंटरजेनरेशनल इक्विटी, अंतर पीढ़ी समता को देख के होना चाहिए। ठीक ना, ऐसा नहीं है कि आज आज डाइवर्सिटी को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, और आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ नहीं मिलेगी जिस लेवल से हम लोग एक्सटेंट होते देख रहे हैं अभी, ये जितने कई स्पीसीज को ये लोग कहाँ से देख पाएंगे, और मतलब कई फ़ायदे हैं जो इनको नहीं मिल सकते वो चीज़ों को। तो एबीएस मतलब एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो हम लोग देखते हैं किसके थ्रू, नागोआ प्रोटोकॉल के थ्रू। देखिए मेनली जो सीबीडी है ना, इसके 2 पार्ट्स हैं, यहाँ से समझिएगा आप, नागोआ प्रोटोकॉल फर्स्ट और सेकंड कार्टेजिना प्रोटोकॉल। सिंपल, ज़्यादा इसमें नहीं टेंशन लेना है, बस सिंपल आप एक लाइन में जानिए। ये क्या करता है, जो रिसोर्सेस हैं उसका रिचनेस सब तक होना चाहिए, एक्सेस जो है ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम हर एक के साथ में होना चाहिए, और उस बेनिफिट अगर किसी मुद्दे पे मान लेते हैं कि बेनिफिट हो बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, तो वो इस पीढ़ी को भी मिले, इस पीढ़ी को भी मिले, तो एबीएस नागोआ प्रोटोकॉल के द्वारा। सेकंड एक बात मैंने बताई थी, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। कार्टेजिना प्रोटोकॉल क्या करता है, ये मेनली फोकस्ड है इंटरनेशनल ट्रेड पे, किसके रिलेटेड, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, किसके रिलेटेड, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस। लिविंग जैसे कि कोई हो सकता है कि लिविंग ये ऐसा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भेज दे जो किसी दूसरे कंट्री में अनएक्सपेक्टेबल हो, और क्योंकि वो समझ रहा था कि ये तो हम मतलब मेरे यहाँ से मान लेते हैं कि चीता जो हम नेचुरल फॉर्म में नहीं मिलता है, अब क्या हुआ, हम चीता का एग्जांपल या फिर किसी और का एग्जांपल आप ले सकते हैं, हम क्या किए, कूनो नेशनल पार्क में हम वहाँ से यहाँ लाने का बात किए, तो किस लिए, क्योंकि यहाँ से एक्सटिंक्ट हो चुकी है और हम किसी और कंट्री से मान लेते हैं कि ये चीता जेनेटिकली मॉडिफाइड है, किस लिए, तो
किसी एक स्पेसिफिक डिजीज को ये एक्सपेंड करती है। जैसे ये चीता अगर खांसेगी तो मुंह से लार्वा के थ्रू अगर वायरसेस का यहाँ पे धीरे धीरे एक्सपेंशन होगा बाहर, क्योंकि वो इसलिए बनाई गई है। और ये तो हम अनएक्सपेक्ट करते थे, मतलब ये जानते ही नहीं थे कि मेरा तो मेन मकसद कुछ और था। इसी के रिगार्डिंग जो रेगुलेशन है वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक जीवित संशोधित जो जीव है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी गतिविधियों का प्रबंधन ये करती है और उनसे आयात और निर्यात से जुड़े सूचनाओं, अगर सूचना में कुछ कमी रह गई है तो जिस कंट्री के द्वारा उस सूचना भेजी गई थी उस कंट्री पे, मतलब जो निर्यात की गई है उस पे ये है कि उस पे ये छोड़ा गया है कि आप उसको लौटा सकते हैं वो चीज़। ठीक है, मतलब ट्रेड कैंसिल कर सकते हैं अगर आपको पार्शियल इन्फॉर्मेशन मिली है तो। सिंपल। ये ग्रीन क्लाइमेट फंड का बात किया जाए तो ग्रीन क्लाइमेट फंड नाम सुन के लग रहा है क्लाइमेट के रिगार्डिंग फंड। कब? COP27 में। COP27 में जितने भी, जैसे हम लोग देखते हैं ऐसे जो क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट पाथ है, क्लाइमेट रिजिलियंट डेवलपमेंट पाथ्स के फील्ड में एक अच्छा स्टेप है। और फंड से क्या होता है, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल क्षेत्र हैं, उन पे इस फंड का यूज होता है एडेप्टेशन एंड फॉर मिटिगेशन के लिए। क्लियर। इसका जो मुख्यालय है वो दक्षिण कोरिया की इचियोंग में है। वर्ल्ड बैंक जो है एक ट्रस्टी के रूप में काम करता है जीसीएफ का वर्ल्ड बैंक क्या करता है, ट्रस्टीशिप के रूप में काम करता है। और लॉस एंड डैमेज फंड का भी ट्रस्टी के रूप में काम करता है। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड कैसा लग रहा है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो फंड होंगी वो, जैसे कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को अगर कम करना है, ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, तो हम लोग को क्या चाहिए? या तो फंड चाहिए कि इमिशन पे कंट्रोल कर सकें, या तो ऐसा भाई दे दो हम लोग को टेक्नोलॉजी, जो एनेक्सर 1 की कंट्री हैं, ठीक है, जो प्री इंडस्ट्रियल एरा से, जिनको बहुत पहले ही ये विरासत में मिल चुकी है, मेकनाइजेशन का दौर, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, और कहीं ना कहीं उनका सबसे अहम किरदार है ये जो आज हम लोग देखते हैं हीट वेव्स जनरेशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, इनके लिए। तो वो जो है अब टेक का निर्माण कर रहे हैं, खुद के लिए यूज कर रहे हैं, प्रभाव किसी और पे पड़ रहा है जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थी इसके लिए, और आप क्या कर रहे हैं, लॉस एंड डैमेज फंड का बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप लोन ग्रांट, ये चीज़ों को आप कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन के दायरे से बाहर कर रहे हैं। और पूरा मार कौन झेल रहा है? सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, इंडोनेशिया के आइलैंड नेशंस, ये सब जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन अब वो मार चल रही है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स का बात करती है, ठीक है, उसके लिए फंड जनरेट कर का बात। और वर्ल्ड बैंक का जो IVRD है वो इसके लिए ट्रस्टी के रूप में काम करता है। देखिए वर्ल्ड बैंक मोस्टली इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फाइनेंशियल अगर सपोर्ट बात किया जाए तो वो वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी के रूप में काम करता है। ट्रस्टीशिप्स, क्योंकि इसका जो ग्लोबली ट्रस्टीशिप्स है वो सबसे ज़्यादा मतलब विश्वास लोग करते हैं, और विभिन्न देशों के द्वारा विश्वास किया जाता है विश्व बैंक पे। फिर हम लोग आगे देखते हैं ये क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। क्या? क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम। देखिए वल्नरेबिलिटी का फॉर्म किसके लिए? जो गर्म होते ग्रह हैं उसके प्रति जो वल्नरेबल कंट्री हैं वो साथ में एक साझेदारी करती हैं। ये किसके लिए है? क्लाइमेट वल्नरेबल फॉर्म जो है वो जो हम लोग देखते हैं ग्लोबल साउथ की मैक्सिमम कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, एशियन कंट्री, कैरिबियन कंट्री, लैटिन अमेरिकन कंट्री, और पैसिफिक ओशियंस की कुछ साउथ ग्लोब की कंट्री। यहाँ पे 58 कंट्री से बना है और लगभग 1.4 बिलियन लोग से प्रभावित हैं इस चीज़ से। तो उनके वो आपस में इस जो मंच का निर्माण किए हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किसके लिए? स्पेशली फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। हर एक के लिए मैं उद्देश्य पर्पस अलग अलग यहाँ पे कोट कर रहा हूँ,
तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। किसके लिए? कोई ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के लिए होगा, कोई बायोलॉजिकल ये डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग होगा, कोई इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग होगा, कोई पारा के ये मैन्युफैक्चरिंग के पे रिगार्डिंग होगा, वो फंड का जनरेशन। ये फैसिलिटी है, वो एक मतलब फैसिलिटी फॉर फंड एग्जैक्टली बात हो रहा है किसके लिए? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। रियो डिजनोरो से पहले जो है इसका मतलब की गई थी स्थापना, ठीक है। और भारत इसका एक हस्ताक्षर देश है, सिग्नेटरी फॉर्म में वो कंट्री के रूप में है भारत। 5 कन्वेंशन के लिए जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, वो 5 कन्वेंशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे पाँचों। GEF जो है वो किस 5 कन्वेंशन के लिए? फर्स्ट CBD, सेकेंड UNFCCC, थर्ड परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, फोर्थ CCD कॉम्बैट टू मतलब कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और पारा के रिगार्डिंग जो मिनी माटा कन्वेंशन है उसको भी वो फंड प्रोवाइड करता है या उसको रेगुलेट करता है। 5 याद रखिएगा, CBD, UNFCCC, POPs, UNCCD एंड मिनी माटा कन्वेंशन। क्लियर है यहाँ से? और अगेन वर्ल्ड बैंक ट्रस्टीशिप के रूप में काम करता है और मुख्यालय वाशिंगटन DC। सिमिलरिटी है ना वर्ल्ड बैंक और मुख्यालय में। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए, जब ये पेरिस कन्वेंशन जो COP21 के फॉर्म में भी जानी जाती है, जो कि UNFCCC के द्वारा आयोजित की गई थी 2015 में पेरिस में, उसमें भारत के द्वारा आगे बढ़कर इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसा एक सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अलायंस बनाया गया था, ठीक है। और ये अलायंस जो है आज लगभग 106-7 देशों, मतलब वर्तमान में अगर एक डेटा देखा जाए तो 119 देशों के द्वारा जो है इस पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत के द्वारा अगर आगे बढ़ चढ़ के ये चीज़ किए गए थे तो उसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा में है, जो कि स्पेशली गुरुग्राम में स्थित है। क्लियर है? फ्रांस भी एक सपोर्टिव फॉर्म में था भारत का। वेजुअल कन्वेंशन किसके लिए? सीमा पार जो गतिविधि हैं, हानिकारक वेस्टफुल मटेरियल जितने भी हैं, हार्मफुल अपशिष्ट वेस्ट, उसके लिए बेसल कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन एग्जैक्टली इसी चीज़ पे थी, हाँ, वो POPs को रेगुलेट करती थी और ये जितने भी हानिकारक अपशिष्ट हैं उसको रेगुलेट करती हैं और उसके निपटान पर भी क्या करती हैं? ध्यान देती हैं। वेस्ट का यहाँ पे अगर कहीं चला गया है तो उसको रेगुलेट करें, उसको निपटान करें। इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या देखते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी देखते हैं। जैसे पिछले साल UPSC 2024 में मेम्ब्रेन न्यूक्लियर का बात हुआ था, तो वो पॉल्यूशन के रिगार्डिंग था। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि न्यू टेक्नोलॉजीज कन्वेंशन से सब ध्यान देते रहते हैं कि, और ये कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी, ये सब कन्वेंशंस का एक मुहिम होता है। तो देखा जाता है कि ये कन्वेंशंस न्यूज़ में होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है UPSC के लिए, स्पेशली फॉर प्री, ठीक है। जब तक कि आप मेंस में पॉल्यूशंस में वो टेक्नोलॉजी को कोट ना करो, वो तो प्री के लिए अहम है। राष्ट्रों के बीच जितने भी वेस्टफुल हानिकारक मटेरियल है उसका सीमा पार गतिविधि में रोक के लिए कार्य करती हैं। रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसकी आवाजाही को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित करती है। कन्वेंशन में लगभग 191 पार्टीज हैं, यानी कि कह सकते हैं एक मास कम्युनिकेशन है। किसको लेके? बेसल कन्वेंशन को लेके। भारत जो है इसका एक मेंबर है, ठीक है। भारत जो है इसका मेंबर है और पुष्टि भी किया है, 1992 से ही इसका मेंबर है। मिनी माटा कन्वेंशन, अच्छा, मिनी माटा कन्वेंशन से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? तो आप रिलेट कर पा रहे हो मिनी माटा डिजीज़ को, जो कि किसके कारण होता है? जो कि होता है पारा के कारण। और ये पारा का जब संचयन, अक्मुलेशन हमारे बॉडीज़ में होती है तो मिनी माटा जैसा रोग देखा जाता है। जापान में इसको देखा गया था, तो हम लोग मिनी माटा कन्वेंशन इसके नाम से जानते हैं। और एक जापान की खाड़ी का नाम मिनी माटा भी है, ठीक है। इसी चलते उस रोग का नाम जब जापान में ज़्यादा देखा गया फर्स्ट बार उस फॉर्म में, तो मिनी माटा रोग नाम रखा गया था। और भारत ने भी इस पे, मतलब भारत भी इसका सिग्नेटरी कंट्री है। रॉटरडैम कन्वेंशन, ये भी इंटरनेशनल ट्रेड में हानिकारक
कीटनाशक जितने भी ये पेस्टिसाइड्स मटेरियल हैं, वेस्टफुल ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग जो मल्टीलेटरल ट्रीटीज़ हैं उस पे ये कन्वेंशन है। इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करेंगी, किसके लिए? हार्मफुल मटेरियल्स के रिगार्डिंग। कन्वेंशन में लगभग 170 पार्टी हैं। देखिए डाटा आप याद छोड़ सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये बोलना मेरा ड्यूटी है। यहाँ पे अगर मैं पढ़ाता हूँ मतलब मैं अगर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ साथ में, तो ये बोलना यहाँ पे 2005 186 पार्टी, इतना भी मैंने नहीं बोला है, लेकिन जो मैं मेन पॉइंट्स अगर कोई डाटा का है तो वो चीज़ों को मैं कोट करता हूँ, लेकिन एक लिमिट में रह के। आगे देखिए अंटार्कटिक के लिए ट्रीटी भी है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के लिए भी एक ट्रीटी है भाई। तो ये क्या करती है, जैसे आपका क्वेश्चन, मेरा मतलब एक क्वेश्चन है, जो 3 स्टेशंस हैं भारत के, और अभी 2 जो मतलब कि एक अभी वो करंट में वर्क करती हैं, तो वो उनका नाम बताइएगा आप, ठीक है? अंटार्कटिक पे भारत के स्टेशंस। अंटार्कटिका से 20 सैनिक, देखिए अंटार्कटिका कहाँ पे? नीचे एक वल्नरेबल आइलैंड है, वल्नरेबल कॉन्टिनेंट है, ग्लेशियर्स क्रायोस्फीयर से ढकी हुई। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा। अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे करेंगे, मेकनाइजेशन वहाँ पे करेंगे, तो हम लोग क्या वहाँ पे ग्रीन हाउस सीधे क्या वहाँ पे मतलब क्या डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग क्या चीज़ को इमिट कर रहे हैं? तो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहे हैं। और जब ये ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ पे इमिट होगी तो ये क्रायोस्फीयर धीरे धीरे पिघलेगा, और यहाँ से पिघल के सी लेवल बहुत वास्ट लेवल बढ़ाएगा, आसपास के आइलैंड नेशन पे इसका मास इफेक्ट पड़ेगा। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पे ढका हुआ है ना, तो हम लोग इस पे क्या देखते हैं, जो ट्रीटी है यहाँ से सैन्यकरण करना, मतलब डीमिलिटराइजेशन, मिलिट्री को वहाँ पे ना रखना, क्योंकि परमाणु हथियार, परमाणु परीक्षण, रेडियोधर्मी जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं, परमाणु न्यूक्लियर रिलेटेड जो इक्विपमेंट है वहाँ पे रखेंगे, तो उनसे ये सब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जनरेट होगी, और ये क्या करेंगे, उस क्रायोस्फीयर पे इफेक्ट लाएंगे, और वहाँ जो है पॉल्यूटेड मटेरियल जो है उस क्रायोस्फीयर के पिघलने में अपना एक अहम योगदान देंगे। तो हम लोग इसी चीज़ों को रोकने के लिए ये ट्रीटी का जिक्र हम लोग देख पाते हैं, ठीक है? एक लास्ट है ये इस सेगमेंट में, यूएन रेड। देखिए यूएन जो REDD है, पहले तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो रिड्यूसिंग, अगर एक इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। देखिए देशों के द्वारा अपने वन संसाधनों का संरक्षण किस लिए? आप लोग बेसिक अगर चीज़ों को पढ़े हो तो वन संरक्षण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, डेजर्टिफिकेशन, पॉल्यूटेंट मटेरियल्स को कहीं ना कहीं रोक पाना, तो इसका मतलब वास्ट क्षेत्र में इसका योगदान है। अगर हम वो चीज़ ना करके उसको डिफॉरेस्टेशन की तरफ ले जाएंगे, तो ये सब चीज़ों को हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इसी चीज़ को रोकने के लिए देशों के द्वारा क्या किया गया, यूएन जो थी वो प्रभावशाली एक बॉडी, मतलब अपना एक रोल निभाई थी, और देशों के द्वारा फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पे वर्क किया गया, ठीक है, और वन का संरक्षण किया गया। तो इसमें हम लोग एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो इसका तकनीकी जो टेक्निकल जो स्पेसिफिक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, या फिर इसके जो पार्टिसिपेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि यूएन की बॉडी है, और एक यूएनडीपी है, यूएनडीपी और यूएनईपी, तीनों यूएन की बॉडी इस यूएन रेड को क्या करती हैं, एक मतलब कोलैबोरेट करती है इसके साथ में। वनों का वही है, वनों का संरक्षण, सतत प्रबंधन पे ध्यान देना, राष्ट्रीय स्तर नेशनल जो लेवल पे विभिन्न योगदानों को किस ओर में, वन के क्षेत्रों में कार्रवाई करना, उस योगदान का इम्प्लीमेंट करना। तो ये इस पे है, कुछ जो 1-2 चर्चे में रहे हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं। ये PT 365 का डॉक्यूमेंट आपके सामने देख लेते हैं। चर्चे में एक है, यूएनईपी चर्चा में हो गया है ये चीज़, यूएनईपी बेसिक चीज़ हम लोग वहाँ पे किए हैं, कुछ एक्स्ट्राज यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ कर लेते हैं। जैसे कि यूएनईपी का अगर बात आए तो 95% खुद से वो फंड पे निर्भर रहता है,
और बाकी एक्स्ट्राज में वो इन्वायरमेंट फंड जो कि यूएनईपी का एक मुख्य इन्वायरमेंट फंड जो है, जो रिमेनिंग फंड है वो इसको फंड करता है। और यूएनईपी के द्वारा कुछ जो है संस्थाओं को सचिवालय भी सुविधा प्रदान किया जाता है। यूएनईपी, ये ध्यान रहेगा, केन्या के नैरोबी में आईपीबीएस को, आईपीसीसी को जो है वो प्रोवाइड करती है अपना सेक्रेटरीट। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये चीज़ भी हम लोग पहले कर चुके हैं, जो यहाँ सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है, साइट्स सीएमएस वियना कन्वेंशन। एक बार थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, साइट्स सीएमएस वियना कन्वेंशन, बेजल कन्वेंशन, सीबीडी रॉटरडैम, और फिर हम लोग देखते हैं पीओपीस के लिए मिनीमाटा कन्वेंशन। कुछ रिपोर्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट्स 2024 इसके द्वारा दी गई है। जीएचजी एमिशन में 2023 में 57 गीगा टन सीओटी, यहाँ पे 57 गीगा टन एक नए स्तर पे पहुंच चुका है। समझिए ये एमिशन कितना ज़्यादा हो चुका है, 57 गीगा टन CO2। और भारत अपने एनडीसी में कितना, तो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एनडीसी में सम्मिलित किए हैं। सोचिए ये 57 गीगा टन, क्या बात है, मतलब बहुत ज़्यादा एक लेवल से ऊपर का इमिशन हम लोग देख पा रहे हैं इस सेकेंड। एक तो इमिशन हो गया और एक एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी किया जाता है, इमिशन एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट अगर कहाँ कहीं पे आएगा आप यूएनईपी पे नज़र रखिएगा, पैनिक। फिर हम लोग देखते हैं कि एक नेविगेटिंग न्यू होराइजन्स है, अ ग्लोबल फॉरसाइट रिपोर्ट है। और फिर WMO का बात करते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा जो आईपीसीसी है वो किसके द्वारा तैयार होती है, दो संस्थान थे, यूएनईपी, WMO। ठीक है, WMO मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, यूएन की एक विशेष एजेंसी है। और हम लोग इसके कुछ सूचकांक अगर देखें, रिपोर्ट्स देखें, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 की। और ये जो है औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बेस लाइन से 1.45 डिग्री सेल्सियस अधिक था। सतह के नज़दीक का तापमान याद रखिएगा, एक तो सी के लेवल के पास का तापमान को मेजर किया जाता है, और एक सतह के सरफेस के आसपास का तापमान यहाँ पे किया जाता है मेजर। और एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। फिर इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, क्रायोस्फीयर हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था ग्लेशियल के रिगार्डिंग। यहाँ पे स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट यहाँ पे दिया गया है, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट। और ये जो है ये जमे हुए भाग जो ग्लेशियर के फॉर्म में है उसका आकलन किया जाता है। नॉर्थ ग्रीनलैंड देखिए, ये अपना मैप है, ये नॉर्डिक कंट्री नॉर्थ ग्रीनलैंड, यहाँ पे ये ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड का कैपिटल क्या है, न्यूक, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड में लोग जो है वो मत्स्य पालन, मतलब वहाँ पे जो मास लोग डिपेंडेंट किस पे हैं, फिशरीज सेक्टर पे डिपेंडेंट है। और इन्यूट्स जो वहाँ की ट्रेडिशनल लोग हैं उनको कहा जाता है, और वो बर्फ़ के घर में वैसे ही बना के रहते हैं। तो ये चीज़ ग्रीनलैंड के रिगार्डिंग अगर वो बात आई है तो मैंने यहाँ पे शेयर की। ग्रीनलैंड जो नॉर्थ ग्रीनलैंड है उस पर 1978 से अब तक आइस शेल्फ के कुछ, देखिए कितना बड़ा चेंज है ये। नॉर्थ ग्रीनलैंड का ये जो पार्ट है उस पर आइस शेल्फ के, मतलब जो भी क्रायोस्फीयर उस वो था 35% पार्ट क्या हो चुका है, लुप्त हो चुका है। बहुत मतलब ये क्लाइमेट चेंज का एक मास इफेक्ट है क्रायोस्फीयर पे। और वैश्विक समुद्र स्तर जल वृद्धि की दर में 30 वर्षों में दुगनी हो गई है। वैश्विक जो समुद्र जल स्तर है वो 30 वर्ष में दुगनी हो गई है। अभी मान लेते हैं कि 1.9 डिग्री सेल्सियस लेट्स एज्यूम, तो ये जो अभी 30 वर्ष पहले 1990s में अप्रोक्सीमेट 0.95 डिग्री सेल्सियस मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस से भी कम थी, समझ सकते हैं आप उस टाइम पे। तो ये इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन इस 1990 से अभी तक ये एरा में हम लोग और ज़्यादा देख पा रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन एक नए स्तर पे पहुंच चुका है। कुछ अगर बात किया जाए तो हम लोग अगर एक, ये तो हो गया, एक लास्ट है
जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से कुछ देख लेते हैं रिलेटेड। UNFCCC का मैंने जिक्र किया था, 1992 सिंबल है, रियो डी जेनेरो में अर्थ समिट हुआ था हर एक 20 ईयर पे। 2012 में भी वहाँ पे रियो डी जेनेरो में हुआ था। और UNFCCC जो है 1992 में अस्तित्व में आई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग जो एडप्टेशन है, मिटिगेशन है, इस पे वर्क करना, वैश्विक प्रयासों को एक साथ इंटीग्रेट करना और उस पर एक इन्वेंट्री तैयार करना। ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन को कम करने के लिए क्या कदम हो सकता है, विभिन्न देशों का सुझाव को यहाँ पे देखना और उस सुझाव को एक क्या करना, उसको एक योजना के रूप में कार्यान्वित करना, ठीक है, या उसको एक निर्देश के रूप में देना। मुख्य उद्देश्य यहाँ से हो गया, सदस्यों की संख्या। मुख्य सिद्धांत देखिए, पहले बात कर चुके हैं, एनेक्चर 1 कंट्री और एक नॉन एनेक्चर कंट्री। एनेक्चर 1 कंट्री मतलब 3 अगर हम लोग मेनली देखेंगे तो क्योटो प्रोटोकॉल से एनेक्चर 1, एनेक्चर 2, नॉन एनेक्चर। जो इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन OECD ये कंट्रीज हैं वो एनेक्चर 1 की कंट्रीज हैं, और जो हम लोग देखते हैं एक कंट्री इसमें सम्मिलित नहीं है वो एनेक्चर 2 की कंट्री हैं, और जो नॉन एनेक्चर कंट्री हैं वो ऐसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बाद में हुआ और उन पे इनका इफेक्ट मास लेवल पे पड़ रहा है अभी। तो हम लोग उसी पे देखते हैं कि जब वो लोग पहले से ही ये डेवलप हो चुके हैं तो क्यों ये जो है एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, मॉरिशस को उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले जितना कि US को। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, या जितना चाइना को या जितना इंडिया को, ये तीनों के क्या इक्वल है मॉरिशस क्लाइमेट चेंज के रोल में? नहीं ना। इसी चलते एक CBDR का कंसेप्ट आया है। हालांकि इंडिया मतलब ये तो बाद में मैंने ऐसे ही बताया क्योंकि मॉरिशस और कम लेवल की आ जाती है। CBDR कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन है लेकिन मत विभेद होगा। एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2, नॉन एनेक्चर, ये 3 कॉलम बनाए हैं क्यों है? विभेद करने के लिए। आपका उत्तरदायित्व ज़्यादा है क्योंकि आपने बहुत पहले ही अपने इंडस्ट्री को ग्रो किया, उससे जितने भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैं उसको आपने किया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बात यहाँ पे आता है, और जितने भी एडप्टेशन, मिटिगेशन, ये UNFCCC के द्वारा पहले ही मैंने, वार्षिक सम्मेलन होता है COPs का, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, 2 चीज़ों को आपने पहले ये चीज़ हम लोग देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल के जो कुछ जैसे कार्बन ट्रेडिंग तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 के द्वारा किया गया था, हालांकि वो अस्तित्व में नहीं आ पाई थी क्योंकि बहुत कम रुझान था। ये जो हम लोग देखते हैं CBDR कंट्रीज जो विभेद किए, एनेक्चर 1, नॉन एनेक्चर और एनेक्चर 2 के फॉर्म में, ये सब कोलेब्रेशन निम्न स्तर की थी। तो हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में विभिन्न चीज़ों का हम लोग नहीं देख पाए। इससे क्या हुआ कि उसी से 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ तो बहुत सारे चीज़ें अस्तित्व में आई जो उस टाइम पे निगलेक्ट की गई थी। जैसे एक बहुत बड़ा पार्ट कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, क्या है? सिंपल, ग्रीन हाउस गैस से कार्बन ट्रेडिंग क्या है? नहीं, वो इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अभी क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य कुछ बता, मतलब ये पहले ही जिक्र हो चुका है। अगेन, ग्रीन हाउस गैस पे वर्क करेगी, उत्सर्जन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेंगे। ये 3 ग्रुप में बांटना, डिफरेंशियल बट तीनों का अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कार्बन ट्रेडिंग की व्यवस्था, हालांकि ये कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई थी, लेकिन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है वो इसके द्वारा, मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या हो सकता है कि जो एनेक्चर 1 है वो परियोजनाओं में निवेश करें। किन परियोजनाओं में जो उत्सर्जन को कम करे, प्रोत्साहित करे, उन परियोजनाओं में निवेश करें, ठीक है। ये नहीं कि हम निजी हित के लाभ के लिए ऐसे क्षेत्र में निवेश करना ही बंद कर दें। आप नहीं निवेश करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं कि आप ये मॉरिशस और फ्रेंच गुआना जैसे कंट्री से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप कि वो सब से आप ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन एनेक्चर 1 या फिर एनेक्चर 2, जितने भी मतलब जो देश हैं, ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स का कार्यान्वयन एक दूसरे के साथ में साझा करके करना, ठीक है। इमिशन रिडक्शन जो यूनिट्स हैं, जैसे कि उनको क्या करना, उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करना। इमिशन रिडक्शन यूनिट्स का जो उद्देश्य है वो उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ये मैंने पहले जिक्र किया है
क्योटो प्रोटोकॉल की सफलता क्या है, कुछ हद तक विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के लिए कम करने के लिए प्रेरित किया था, और इसमें कमी भी आई थी जिसके प्रभाव में, लेकिन कुछ ने बहुत सारे देशों ने अनुमोदित नहीं किया, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे अनुमोदित नहीं किया, जिसके प्रभाव में एक मास जो वर्ग था वो इस क्षेत्र से हट गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक हेरिडेटरी एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट, COP21 में, ये 1992 UNFCCC के द्वारा आई थी। हिस्टोरिकल कुछ डेवलपमेंट देख लेते हैं, ये पहले बात हो चुकी है 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, 2015 पेरिस एग्रीमेंट, और मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित कर देना है कैसे भी करके, लेकिन टारगेट इससे अधिक ना बढ़े, कितना, 1.5 डिग्री सेल्सियस, बढ़ जाए 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे, वो आपका नेक्स्ट स्टेप विजन होगा। एडेप्टेशन, मिटिगेशन, 2 चीज़ों को ध्यान रखिएगा, इस पर वर्क करती है। वित्तीय फाइनेंशियल सपोर्ट को, ग्लोबल स्टेक टॉकहोम, ये सब को जो है कार्यान्वयन किया जाता है। पेरिस एग्रीमेंट लगभग 200 देश अब भी सम्मिलित हैं। CBDR कंसेप्ट हम लोग देखते हैं जो पीछे पड़े, वो भी इसका एक पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, और बहुत बड़ा पार्ट है NDC मीन्स हर एक देशों को एक बाइंडिंग है, हालांकि वो टारगेट बाइंडिंग नहीं है कि आप यही करिए, एक आप ऐसा योजना अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित करिए जो राष्ट्रीय स्तर की हो, और ये राष्ट्रीय स्तर की योजना जो है आप पेरिस पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू कॉप के मंच पे पेश करिए। जैसे भारत का हम लोग देखते हैं NDC, हर एक देश की अपनी अपनी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस हैं। NDC भारत की अगर देख लेते हैं, हम लोग अगर भारत की बात करते हैं, तो भारत में हम लोग अगर बात करते हैं NDCs में, तो 3 टारगेट ध्यान रखिएगा आप। एक तो जो इमिशन इंटेंसिटी है, किस लिए, GDP को बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री प्रोडक्शन से क्या हो रहा है, GHG का इमिशन हो रहा है ज़्यादा, GDP एक और बढ़ रहा है, GHG इमिशन भी हो रहा है ज़्यादा, तो इसीलिए क्या करना, 2005 से 2030 की तुलना में 45% तक इस इमिशन को कम करना। तो पहले पूर्ववर्ती हर एक 5 साल में अपडेट चाहती है वो, मतलब पेरिस एग्रीमेंट के थ्रू कहा जाता है हर एक 5 साल में NDCs को अपडेट करें। पहले भारत का एक टारगेट अप्रॉक्सीमेट 33 से 35%, मतलब 35% था, अब ये 45%, और अभी भी 2005 से 19 के बीच में भारत का एक ये हुआ है अप्रोच की 33% कमी आई है। ओके, तो ये तो अपने पूर्ववर्ती NDCs के टारगेट से कहीं ना कहीं तो पूरित है। नेक्स्ट एक सेकेंड है जो कि है ईंधन पे रिलेटेड, फ्यूल पे रिलेटेड है, ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे रिलेटेड 50% उस पर निर्भरता हासिल करना, नॉन फॉसिल फ्यूल्स पे। अभी तक मतलब अभी तक जो हम ये PT 365 जो हालिया आई है 2024 के रिगार्डिंग, तो वो एक डाटा कहती है कि 43.81%, अप्रॉक्सीमेट 44% भारत के द्वारा नॉन फॉसिल्स फ्यूल्स, आप देखेंगे, आप मिनिस्ट्री ऑफ पावर या MNRE की वेबसाइट पे आप जाइए, पावर सेक्टर्स, उस पर देखिएगा कोल का कितना है, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स, अप्रॉक्सीमेट 43% वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स में भारत का योगदान है, मतलब हम लोग लगभग 2030 तक पूरा कर सकते हैं। एक और है CO2 का सिंकनेस के बारे में, पहले भी मैंने बताया था जब उस टाइम पे आई थी, जो एक रिपोर्ट दी गई थी कि 75 गीगाटन इमिशन हुआ था, WMO की एक रिपोर्ट थी जो मैंने बताई थी पहले। अभी जो है कार्बन सिंक का भारत 2.5 से 3 बिलियन टन 2005 से 30 के स्तर तक क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक करने का काम करेगा। ये हो गया क्लियर। आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स सुनने के लिए।